Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. The prerequisites for this subject are IS 800-2007 and IS handbook number 1 or simply steel tables of any standard publication. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel and stress strain curve for high strength steel. In this lecture we'll be studying rolled steel sections. जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्रॉस सेक्शंस को जो भी आप इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर की फॉर एग्जांपल अगर आप बीम ले रहे हैं कोई बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस बीम का कितना क्रॉस सेक्शन होगा जैसे हम आरसीसी में भी करते थे बट यहाँ पे क्या होता है क्योंकि स्टील जो है वो प्री फैब्रिकेटेड होता है ये ऑलरेडी आपको इंडस्ट्री में बन के आएगा तो हमें क्या यूज करने होते हैं स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन यूज करने होते हैं आरसीसी के केस में आप अपना क्रॉस सेक्शन खुद डिसाइड कर सकते हैं चेक लगा के कि 300 mm बाय 300 mm का हमने बीम बनाना है या फिर 400 mm का बनाना है या 300 mm 350 का बनाना है तो वो हम आरसीसी में खुद डिजाइन करते हैं खुद अज्यूम करते हैं बट यहाँ पे जब आप स्टील की बात करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन को यूज करना होगा जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो ये स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस कैसे बनते हैं ये स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस रोलिंग से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हॉट रोलिंग तो हम बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन है मार्केट में अवेलेबल कि नहीं है उसके लिए हम रिफर करते हैं हैंडबुक को जिसको बोला जाता है आईएस हैंडबुक नंबर 1 या सिंपली हम उसको कमर्शियल टर्म क्या है उसकी स्टील टेबल्स जो किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के आप यूज कर सकते हैं अभी स्टील टेबल्स में हमें क्या दिया होता है हमें स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस जो अवेलेबल है मार्केट में वो दिए होते हैं और उनकी वेरियस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि हम कैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सो नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चर रोल्ड स्टील जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं रोलिंग मिल्स यूज करते हैं रोलिंग मिल्स में क्या होता है आप स्टील को पहले मेल्ट करते हैं और इस मोल्टन स्टील को फर्नेस से लेके हम किस में डाल देते हैं कास्टिंग सिस्टम में जैसे मोल्ड्स में डाल दिया आपने एक बार आपने मोल्ड्स में डाल दिया तो मोल्ड्स में डालने के बाद आप उसको क्या करने लगेंगे उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे बट आप इतना ठंडा नहीं होने देंगे कि वो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जाए यहाँ पे स्टील सॉलिडिफाई होना तो स्टार्ट हो जाता है पर अभी पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ होता है सो दिस हॉट स्टील ये सॉलिडिफाई तो हो रखा है स्लाइटली बट अभी भी स्टील कैसा है हॉट है इसको हम पास करते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर्स रोलर्स से आप बार बार इस हॉट स्टील को पास करते हैं जो ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई हो चुका है और ये रोलर्स क्या करते हैं ये रोलर्स उसको डिजायर्ड क्रॉस सेक्शनल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि स्टील अभी हॉट है तो उसको हमें उसकी शेप चेंज करना हमारे लिए क्या हो जाता है रिलेटिवली इजी हो जाता है तो रोलर्स की हेल्प से इस हॉट स्टील की हम क्या कर देते हैं शेप चेंज कर देते हैं टू द डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन जो भी क्रॉस सेक्शन हमें चाहिए उसके हिसाब से अब जब आप रोलिंग स्टील को डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन में लेके आ रहे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे जब हम इसको डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन में लेके आ रहे हैं तो हम उसको डिफॉर्म कर रहे हैं तो डिफॉर्म करते समय हम क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि स्टील क्या होना चाहिए हॉट होना चाहिए क्यों होना चाहिए स्टील हॉट क्योंकि अगर स्टील हॉट है तो वो अपनी डक्टिलिटी को लूज नहीं करेगा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डक्टिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम स्टील की यूज करते हैं जब आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से स्टील जो है वो अपनी डक्टिलिटी लूज करे तो उसको ना लूज करने के लिए हम उसको कैसे कौन सी स्टेट में रोल करते हैं जिस स्टेट में वो भी हॉट ही है अगर आप कोल्ड स्टेट में उसको रोल करते हैं तो डक्टिलिटी क्या हो जाती है लूज हो जाती है दैट इज द ओनली रीजन कि हम स्टील की रोलिंग कौन सी स्टेट में कर रहे हैं जब वो स्लाइटली हॉट है अब जो रेट ऑफ कूलिंग है for different thicknesses of various elements of a cross section introduces residual stresses residual stresses क्या हुए अब ये important है अगर हम कोई चैनल सेक्शन ड्रॉ करें इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि जो थिकनेस है इस चैनल की
कि फ्लैंज की, अगर आप सिर्फ पहले फ्लैंज की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ थिकनेस ज्यादा है और यहाँ थिकनेस क्या है, कम है। ये फ्लैंज है चैनल का। तो जैसे जैसे थिकनेस वेरी करती है वैसे वैसे उसकी स्पीड ऑफ कूलिंग भी क्या करेगी, वेरी करेगी। ये वाला पोर्शन जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है तो ये ठंडा होने में क्या लेगा, टाइम लेगा। अब जब दोनों सेक्शंस, दोनों पार्ट्स डिफरेंट टाइम पे ठंडे हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाता है। उस स्ट्रेस को हम क्या नाम दे देते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस। तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या है, जब डिफरेंट थिकनेसेस होती हैं सेक्शन की, वो डिफरेंट टाइम पे कूल डाउन होती है या डिफरेंट रेट पे कूल डाउन होती है, तो उसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये सेक्शन पहले ठंडा हो जाएगा और ये स्ट्रेचिंग कॉज करेगा। अभी यहाँ पे ये क्या है, ऑलरेडी हॉट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हमें रिमूव करना पड़ता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लगाने हैं स्ट्रक्चर पे, उसके पहले ही अगर हमारे पास स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस्ड होगा हमारा बीम या कोई भी मेंबर, तो वो हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हो ये मिनिमम हो, सब बहुत कम हो। तो इनको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेंथनिंग प्रोसेसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब आप रोल्ड स्टील को बनाते हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शंस और शेप्स में बना रहे हैं। ये हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस में बनाएंगे और स्टैंडर्ड शेप्स में बनाएंगे एज वेल एज साइजेस में बनाएंगे। तो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन यूज करना है, ये साइज यूज करना है। इसको डिसाइड करने का तरीका है कि अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मैक्सिमम स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी। हम क्या चाह रहे हैं कि जो आप मटेरियल या जो भी आप मेंबर यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। इसीलिए हम बीम के लिए क्या यूज करते हैं, आई सेक्शन। क्लियर। वैसे ही हम चाह रहे हैं कि फ्लैट सर्फेसिस हो। फ्लैट सर्फेस से क्या होगा कि एक मटेरियल को आप दूसरे मटेरियल पे प्लेस कर सकेंगे। जैसे सपोज ये आई सेक्शन है, इसके ऊपर मुझे चैनल सेक्शन लगाना है, तो ये चैनल सेक्शन और ये आई सेक्शन को मैं क्या कर सकती हूँ, एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकती हूँ क्योंकि दोनों का ये पोर्शन क्या है, फ्लैट है। तो ये फ्लैट सर्फेसिस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हमें कंसिडर करनी होती है वो होती है डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, और साथ में वेट, कितना वेट होगा उसका। मोर इम्पोर्टेंटली कि जो रोलिंग मिल जिसमें आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी है। जैसे जैसे आप वेट और डायमेंशंस को वेरी करेंगे वैसे वैसे आपको रोलिंग मिल की कैपेसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, वेरी करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि रोलिंग मिल्स की क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से वहां पे आप स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस डेवलप करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। बाकी मटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब अगर आप स्टील की बात कर रहे हैं या कोई और एलिमेंट की बात, कोई और मेटल की या मटेरियल की बात कर रहे हैं, अगर आपका एलिमेंट जो है या आपने जो उसका फ्लैंज बनाया है या कोई भी पार्ट बनाया है वो बहुत थिन बनाया है, अगर उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वार्पिंग हो जाएगी। जब बहुत थिक कोई थिन कोई सब्सटेंस हो तो उसकी क्या हो जाती है, लोड की वजह से वार्पिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्रैकिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि जो हमारा एलिमेंट है या कोई जो भी मेंबर है हमारा वो बहुत थिन हो, उसकी थिकनेस भी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। और हर मटेरियल के लिए ये थिकनेस क्या करेगी, वेरी करेगी। एल्यूमिनियम के लिए थिकनेस वेरी करेगी, स्टील के लिए थिकनेस वेरी करेगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोल्ड स्टील की। अब अभी तक तो हमने बोला कि ये रोल्ड स्टील जो है ये स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल है। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड साइज का है, बट ये स्टैंडर्ड साइजेस हमें कैसे पता चलेंगे कि क्या कौन से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उसके लिए हम रिफर करते हैं आईएस हैंडबुक नंबर 1 को, जिसको किसने पब्लिश करा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या सिंपली बीआईएस ने पब्लिश किया है। और वो आपको क्या क्या बताते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं डिफरेंट सेक्शंस की, जैसे कि आपको डायमेंशंस बताएंगे, वेट्स बताएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे।
यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के स्टील टेबल का पेज है, जिसमें हमें कौन से क्या दिखा रहे हैं, वो कौन सा सेक्शन, एंगल सेक्शन दिखा रहे हैं, या एल सेक्शन आप सिंपली बोल सकते हैं। तो इस एंगल सेक्शन का आपके पास डायमेंशन है कि इस साइजेस के अवेलेबल हैं, ये उनकी थिकनेस है, ये उनका सेक्शनल एरिया है, ये उनका वेट है केजी में, न्यूटन में, और ये बाकी सारी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने हमें देनी है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कहाँ से ले लेते हैं, स्टील टेबल से ले लेते हैं, या मोर एक्यूरेटली आईएस हैंडबुक नंबर 1 जो बीआईएस ने पब्लिश किया है। इसका कमर्शियल वर्जन जो हम यूज करते हैं वो क्या है, स्टील टेबल्स हैं। अब हमें जैसे हम आगे डिजाइन में बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें हर मेंबर की या किसी किसी मेंबर की प्लास्टिक प्रॉपर्टीज की नॉलेज होना भी जरूरी है, बट वो स्टील टेबल्स में नहीं गिवन। इसलिए वो कहाँ गिवन होती है, एनेक्सर एच ऑफ आईएस 800 2007। तो आपका जो आईएस कोड है उसका एनेक्सर एच है, उस एनेक्सर एच में आपको क्या दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट आई सेक्शंस और चैनल सेक्शंस की प्लास्टिक प्रॉपर्टीज दी है, जो हम आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि स्टील डिजाइन में हम प्लास्टिक प्रॉपर्टीज को भी यूज करते हैं, स्पेशली जब बीम्स डिजाइन करेंगे तो। नेक्स्ट आता है वेरियस शेप्स ऑफ रोल्ड स्टील। तो रोल्ड स्टील बहुत सारी शेप्स में आते हैं, हमने अभी देखा पीछे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शेप्स डिसाइड करते हैं। अब हम जान रहे हैं कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड शेप्स अवेलेबल है। तो पहले तो हो गया आई सेक्शन, इसको हम बीम या कॉलम के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए आई सेक्शन को बीम सेक्शन भी बोला जाता है एट टाइम्स। चैनल सेक्शन, सी सेक्शन भी बोला जाता है, ये चैनल है। एल सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन, यहाँ पे ये अनइक्वल लिखा है, एंगल सेक्शन में ये लेग्स होती हैं, ये वर्टिकल लेग है, ये हॉरिजॉन्टल लेग है। अगर इनकी लेंथ सेम हो तो इक्वल एंगल सेक्शन बोला जाता है, अगर इनकी लेंथ डिफरेंट हो तो अनइक्वल बोला जाता है। नेक्स्ट इज अ टी सेक्शन। टी सेक्शन में ये हमारा फ्लैंज है और ये हमारा वेब है। सिमिलरली आई सेक्शन में ये दो फ्लैंजेस है, ये वेब है। सी सेक्शन या चैनल सेक्शन में ये दो फ्लैंजेस है और ये क्या है, हमारा वेब है। ये हो गए आई, सी, एल और टी सेक्शंस। अब आते हैं हम हॉलो सेक्शंस पे। हॉलो सेक्शन स्क्वायर हॉलो सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन हो सकता है, या फिर पाइप सर्कुलर पाइप हो सकती है। हॉलो सेक्शन सर्कुलर हॉलो सेक्शन हो सकता है। तो हम इनको भी यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली जब हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आर बार्स। ये बार्स कैसे सेक्शंस हैं, सॉलिड सेक्शंस हैं। दीज आर नॉट हॉलो सेक्शंस बट दे आर सॉलिड सेक्शंस। तो ये स्क्वायर बार भी अवेलेबल है, सर्कुलर बार भी अवेलेबल है। सिमिलरली हम फ्लैट्स भी यूज करते हैं। फ्लैट्स मतलब कि इनका जो लेंथ है या लेंथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, बट इनकी विड्थ आपको दी है और इनकी थिकनेस भी आपको गिवन है। दीज आर नोन एज फ्लैट्स। एंड लास्ट आप प्लेट्स। प्लेट्स जो है उसकी जो विड्थ है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 900 mm, तो आप उसको क्या बोल देंगे, प्लेट्स बोल देंगे। और इनकी भी थिकनेस आपको गिवन होगी और आपको इनकी विड्थ गिवन होगी। सो दीज आर द वेरियस शेप्स ऑफ द रोल्ड स्टील अवेलेबल। अब हम हर एक को डिटेल में देखते हैं। पहले आता है आई सेक्शन। आई सेक्शन को हम बीम सेक्शन भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दीज आर द फ्लैंजेस, दीज टू, और ये सेंटर में क्या है, दिस इज द वेब। तो इसको बोलते हैं हम वेब और इसे बोला जाता है फ्लैंज। सो जो ये टोटल थिकनेस डेप्थ है इस सेक्शन की, दैट इज नोन एज द ओवरऑल डेप्थ, यहां से लेके यहां तक। जो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है उसको हम डिनोट करते हैं टी एफ से। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज डिनोटेड बाय टी एफ, और ये हम लेते हैं बी माइनस टी डब्ल्यू बाय 4 के डायमेंशन पे इस एच से। तो b क्या है, b इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब। ये जो वेब की थिकनेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टी डब्ल्यू। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ फ्लैंज ले लेते हैं किसी भी डिजाइन कैलकुलेशन के लिए, जो हमें डायरेक्टली स्टील टेबल में गिवन होगा।
अब हमारे पास आई सेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं? ISJB दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम एंड ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई सेक्शंस हैं। इसको हम डिफरेंट आप जब स्टील टेबल देखेंगे तो आपको ये इनको डिनोट करने का तरीका मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप की बीम्स हैं जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसको डेजिग्नेट कैसे करना है। अगर आपको कहीं लिखना है कि मैंने ये पर्टिकुलर बीम यूज करी है, तो मान लेते हैं हमने इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम यूज करी है, तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगी? मैं उसको लिखूंगी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ISLB 500। 500 मीन्स द ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस बीम, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी डेप्थ है इस बीम की वो क्या होगी? 500। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस बीम, ये कौन सी यूनिट्स में है? mm। एंड दिस इज द वेट ऑफ द बीम, कि कितना वेट है इस पर्टिकुलर बीम का। आपके पास सेम साइज की बीम्स डिफरेंट वेट्स में अवेलेबल हो सकती हैं, तो यहाँ पे इसलिए वो डेजिग्नेशन दे रखी है डिफरेंट तरीके से। तो जब भी आप किसी आई सेक्शन को डिनोट करेंगे आपको उसका अब्रीविएशन लिखना होगा। ISLB है, MB है, HB है, WB है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। फिर आप उसकी डेप्थ डिनोट करेंगे और फिर एट द रेट का साइन लगा के, दिस मीन्स कि इसका एट द रेट के बाद आप क्या डिनोट कर रहे हैं? उसका वेट पर मीटर लेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूटन पर मीटर, वेट पर मीटर लेंथ कितना होगा। So this is how we designate an I section. Next, let's move on to a channel section. Channel section में these are the flanges. ये flange है और ये web है। Similarly, नीचे भी क्या है हमारे पास? flange है। अब flange again, जो thickness of the web है उसको हम TW से denote करेंगे, thickness of the flange को TF से denote करेंगे, but हम कहाँ पे measure करेंगे उसको? We will measure it at B minus TW by 2 डिस्टेंस पे। अब B क्या है? B is the width of the flange। ये जो flange की width है इसको हम क्या बोल रहे हैं? B। अब ये 3 टाइप्स के हैं हमारे पास यहाँ पे ISJC, ISLC, ISMC, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट दीज आर द स्टैंडर्ड टाइप्स विच वी यूज। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। अब इसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं? जैसे हमने आई सेक्शन को डेजिग्नेट किया था वैसे ही आप पहले अब्रीविएशन लिखेंगे। ISLC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल यूज कर रहे हैं। 350 मीन्स जो उसकी ओवरऑल डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी डेप्थ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? 350। ये आपको बता रहा है ओवरऑल डेप्थ किसमें? mm में। और उसके बाद जो एट द रेट के बाद लिखा गया है दैट इज द वेट ऑफ द section, that is 380.6 Newton per meter. Now let's move on to angle sections. Angle section यहाँ पे हम देख सकते हैं, this is the angle section। ये thickness है angle section की। अब हमने ये ध्यान देना है कि इसकी 2 legs हैं, एक leg ये हो गई, दूसरी leg ये होगी, interchangeable भी है। अगर ये legs सेम साइज की है, जैसे यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है कि A और A लिखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। अगर ये साइजेस डिफरेंट होते हैं, मान लेते हैं कि ये A ना होके कितना था? B था, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B, तो दोनों लेग्स क्या है? डिफरेंट लेंथ्स की हैं, डिफरेंट लेंथ की लेग्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ISA मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, तो ये इसकी अब्रीविएशन हो गई, इसको हम लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। अब आगे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेग्स 90/90। 90/90 मतलब दोनों लेग्स कैसी है? इक्वल साइज की है, तो हमने क्या लिख दिया? 90/90। और 6 क्या है? 6 मीन्स द थिकनेस। 6 डिनोट कर रहा है थिकनेस ऑफ द सेक्शन या थिकनेस ऑफ द लेग। तो दोनों लेग्स की थिकनेस क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे इक्वल एंगल है चाहे अनइक्वल एंगल है, दोनों लेग्स की थिकनेस क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। और जो हम लास्ट में डिनोट करते हैं सारी डायमेंशंस किस में है? mm में है। सो 90 इज ऑल्सो 90 mm, देन अगेन 90 mm एंड 6 mm।
सिमिलरली जब मैं अनइक्वल एंगल की बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ 60/40/8 फॉर एग्जाम्पल। तो सपोज करते हैं दिस इज 60, दिस इज 40, लेंथ जो है वो 40 है एंड 8 मीन्स थिकनेस ऑफ दीज लेग्स। तो ये सारे अगेन द डायमेंशंस आर इन mm। 60 mm एक लेग की लेंथ है, 40 mm दूसरे लेग की लेंथ है और 8 mm तीसरे लेग की लेंथ है। So angle section is designated by leg lengths and thickness of the angle section। तो simply आपको leg का length बताना है, जो भी legs है उनकी length बताएंगे और फिर लास्ट में क्या बताएंगे, उसकी thickness बताएंगे। Next section is a T section। Simply ये T section है, ये हमारा flange आ जाता है and this is our web, ये हमारा web है। तो टी सेक्शंस हैं बहुत सारे टाइप के। ISNT मींस इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, ISDT डीप टी बार, ISLT लाइट टी बार, ISMT मीडियम टी बार, ISHT हेवी टी बार। सो दीज आर द वेरियस टी सेक्शंस अवेलेबल। अगेन इसको डेजिग्नेट कैसे करेंगे, सपोज ISNT की बात हो रही है, नॉर्मल टी बार की बात हो रही है, तो 150 मीन्स द ओवरऑल डेप्थ, यहाँ पे जो 8 से डिनोटेड है, एट द रेट ये वेट है उसका 223.7 न्यूटन पर मीटर। अब ये डायमेंशन मिलीमीटर्स में है और ये वेट जो है वो पर मीटर में दे रखा है, सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल्ड स्टील बार्स। अब सिंपली जब मैं बार्स की बात करती हूँ तो मतलब मैं कौन से बार्स की बात कर रही हूँ, सॉलिड बार्स की बात कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन और दूसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन। राउंड सेक्शन ये है, स्क्वायर सेक्शन ये है, सिंपल बार्स हैं। इनको कैसे डिनोट करते हैं, ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे हम ISRO 100। 100 क्या है यहाँ पे, डायामीटर, कि कितना डायामीटर है किसमें, मिलीमीटर्स में। तो इस राउंड सेक्शन का, राउंड बार का जो डायामीटर होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, ISRO 100। दैट मीन्स 100 mm डायमीटर का राउंड बार आप यूज कर रहे हैं। वैसे ही ISSQ मीन्स स्क्वायर सेक्शन और आपने क्या लिख दिया है आगे 50। तो 50 मीन्स कि एक साइड जो है इस स्क्वायर की वो कितनी है, 50 mm। तो ये mm में डायमेंशन दे रहा है और ये 50 क्या बता रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर। So this is how we denote round sections and square sections. Last is flats. Flats कैसे है, आपके पास अभी हमने देखा था कि plates और flats में क्या है, if the width is less than equal to 400 mm आप उसको flat बोलेंगे, if it is greater than equal to 900 mm आप उसको plate बोलेंगे। तो flat कैसे denote की जाती है, 50F8। 50F8 मीन्स सपोज करते हैं कि ये विड्थ है इसकी, ये कितनी है 50 mm फ्लैट की, तो ये हमारे को विड्थ बता रही है। और 8 क्या है, 8 इसकी थिकनेस है, इस फ्लैट सेक्शन की जो भी थिकनेस होगी वो हम क्या बोल रहे हैं, 8 mm। एंड F स्टैंड्स फॉर फ्लैट। तो ये बता रहा है हमें कि एक फ्लैट सेक्शन हम यूज कर रहे हैं जिसकी विड्थ 50 mm है और जिसकी थिकनेस 8 mm है। सो आई होप आपको सारे सेक्शंस और शेप्स समझ आ गए होंगे। So in this lecture, we covered rolled steel. What is rolled steel? How is it manufactured? And what are the various shapes and their designations? इनकी सारी डिटेल जो शेप्स हैं उसकी सारी डिटेल हमें स्टील टेबल्स या IS हैंडबुक नंबर 1 में मिल जाएगी। Thank you and stay tuned.